सबसे पहले सर को प्रणाम, मैम जितनी हैं सभी को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज थर्ड डे है हम लोग का, वेरी एक्साइटिंग डे। एक्साइटिंग इसलिए भी है क्योंकि आज से हम लोग लैब शुरू करेंगे। तो जस्ट क्विक स्नैपशॉट, उसमें से हम एक स्पेसिफिक टूल यूज करेंगे, उसका पर्पस से हम बताएंगे क्यों वो यूज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जुपिटर नोटबुक और उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जो वन ऑफ द टूल्स है जो मशीन लर्निंग डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। देन वी विल स्टार्ट जर्नी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट। और फिर हम लोग शुरू करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट करने का जो जर्नी होता है, जिसमें स्टार्ट हम करेंगे डेटा इंजेक्शन से, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर इंजीनियरिंग। तो एक छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग चलेंगे ताकि पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ पाए। कॉन्सेप्ट्स जितना हम समझेंगे उसको और पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हम उसको समझ पाएंगे। 2008 की बात बताता हूँ। इंडिया में था उस समय, मैं वहाँ पे पीएचडी कर रहा था। तो मैंने जितने भी डेटा कलेक्ट किए थे, मुझे कुछ उसमें मॉडल्स डेवलप करने थे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल करने थे। मेरे पास कोई टूल नहीं था, या मुझे उस समय जानकारी नहीं थी कि कोई इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। तो मैंने एक्सेल में सारा का सारा इक्वेशन मैंने खुद से लिखा था, बनाया था, लीनियर रिग्रेशन का। उसके बाद जितने एनालिसिस होते हैं, सारा इक्वेशन मैंने एक्सेल में उस समय बनाया था। जब वहां से यूएसए आया और तब यहाँ पर फिर बहुत सारे टूल्स हम लोग को पढ़ना था। उस समय में जेएमपी सॉफ्टवेयर हुआ करता था और एसपीएसएस के बारे में मैक्सिमम लोग जानते होंगे। तो मैं यहाँ करके एक्चुअली उन टूल्स से एक्सपोज्ड हुआ, जेएमपी सीखा, फिर एसपीएसएस सीखा, और फिर जेएमपी और एसपीएसएस को यूज करके मैं अपनी जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती थी वो मैं करता था। फिर धीरे धीरे जब मैं मशीन लर्निंग के बारे में और इंटरेस्टेड हुआ, तो चूंकि जेएमपी और एसपीएसएस दोनों ही पेड टूल्स है और रिसर्च में सबसे बड़ा जो है कांस्टेंट हो जाता है वो नहीं करना है, तो इसलिए ओपन जो टूल्स होते हैं, ओपन एक्सेस जो टूल्स होते हैं, वो एक तरह से रिवोल्यूशनरी हो गया रिसर्च के फील्ड में। तो उसमें से 3 बारे में मैं ब्रीफली यहाँ बात करूंगा। एक है आर स्टूडियो, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, आर लैंग्वेज में है वो, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज की तरह, जहां आप अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गए या फिर मशीन लर्निंग मॉडल हो गया, वो सारा कुछ आप उसमें कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है जुपिटर नोटबुक। जो जुपिटर नोटबुक जो है एक पूरे पैकेज में आता है, जिसको हम एनाकोंडा कहते हैं। एनाकोंडा के अंदर आप आर स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम जुपिटर नोटबुक वहां पे यूज करते हैं। ये पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड एक टूल है जो मशीन लर्निंग में बहुत ही यूज होता है 2 पर्पज से। पहला है कि यदि आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं या रिसर्च के लिए कर रहे हैं वो भी, और दूसरा है यदि आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में चूंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की प्रोग्रामिंग लिखी जाती है और बहुत ही ह्यूज नंबर में डेटा होता है, तो उतना वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें क्विक मैं डिफरेंस बताता हूँ। अभी हालांकि ये दोनों चूंकि ओपन सोर्स है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बाद में या फिर कभी होगा, हम लोग फिर मिलेंगे तो उस समय हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो टेक्निक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो इमेजेस हो गया, उसमें यदि कोई कंटेंट को इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है या लिखा हुआ नोटेशन है, या कोई टेक्स्ट हो गया, कोई पीडीएफ फाइल हो गया, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम वो टेक्निक यूज करते हैं। वो आर स्टूडियो में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, लेकिन जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत ही एफिशिएंटली हम वो सब चीज हैंडल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पर्पस जुपिटर नोटबुक को चुनने का ये था, वो देखेंगे आप कि जब हम वहाँ कोई भी
कंपटीशन कर रहे होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है आउटपुट वो आपको इमीडिएटली वहीं दिखेगा. सो यू विल बी एबल टू सी विजुअली कि आपने जो जो भी आपने कंपटीशन किया उसका आउटकम क्या है, और इफ देयर इज एनी एरर, कहीं पे कोई एरर आता है तो वो भी आप ट्रेस बैक करके आप चेक कर सकते हैं. तीसरा मैंने यहाँ इंटेंशनली मेंशन किया है वेका के बारे में. वेका इज वन ऑफ द बेस्ट डेटा माइनिंग टूल्स अराउंड द वर्ल्ड. तो वेका भी जो है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकातो से वहाँ पे डेवलप किया गया था, और ये भी ओपन टूल है और इसमें प्रोग्रामिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है. मोस्ट केसेस रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं वो वेका ही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है. सारे एल्गोरिदम, यदि आपने SPSS यूज किया होगा तो इसमें भी सारे एल्गोरिदम्स ऑप्शन के तरह से अवेलेबल है. आपको सिर्फ एल्गोरिदम सेलेक्ट करना होता है, वहां पे कोई प्रोग्रामिंग आपको लिखनी ही पड़ती है. इसलिए ये भी बहुत ही यूजफुल टूल है. मेरे कुछ कोलैबोरेटिव जो रिसर्च हैं तो उसमें जो अदर साइंटिस्ट हैं, चाहे वो ईरान के हों या फिर मलेशिया के हों, तो वो लोग ये वेका बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो मोस्टली ये रिसर्च में यूज होता है. अब मैंने आप लोगों से ये लिंक शेयर किया था इंस्टॉलेशन के लिए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड. यदि नहीं किया है तो आज एट एनी कॉस्ट आपको इंस्टॉल करना ही होगा. और मैं बस क्विकली बता रहा हूँ. आप anaconda.com पे जाएंगे. मैं डायरेक्ट वो लिंक ही यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. मैं तो विंडो ही यूज करता हूँ, तो इंस्टॉल ऑन विंडोज, डाउनलोड द एनाकोंडा इंस्टॉलर. फिर ये आपको लेकर के आएगा यहाँ पे. विंडोज में, और पाइथन का वर्जन चेंज होते चला जाता है. ये थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है कि पाइथन का वर्जन जैसे अभी 3.8 अभी आ गया है, तो 3.8 और उसके प्रीवियस वर्जन में डिफरेंस होता है. तो जो प्रोग्रामिंग आपने रन किया है 3.8 में, नॉट नेसेसरली कि वो प्रीवियस वर्जन में रन करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. इसलिए वो जो वर्जन है वो बहुत मायने रखता है. तो आपका अपने कंप्यूटर के हिसाब से, चाहे वो 64 बिट हो या 32 बिट हो. फिर यदि जिनके पास जो है एप्पल है वो पिक कर सकते हैं. जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं उनका भी ऑप्शन है यहाँ. तो आपने इसको क्लिक किया, ये जा करके जहां भी आपको डाउनलोड करना है आपने डाउनलोड किया, एंड देन यू इंस्टॉल इट. तो चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा. मैं सिंपली आप लोग को उसके GUI पे लेकर के आता हूँ. इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, और डिटेल में हम लोग को थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एनाकोंडा अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, तो फिर बाद में जितने भी लाइब्रेरीज जो आपको रिक्वायर्ड होंगे या पैकेजेस होंगे जो आप इस पे इंस्टॉल करना चाहेंगे, वो डायरेक्टली आपके लैपटॉप के जो है ड्राइव में जाकर के इंस्टॉल होगा, जो धीरे धीरे स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इसलिए इसमें हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं यूजुअली, जो कि हमारे इस स्कोप में अभी नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ. तब जो भी आप इंस्टॉल करेंगे ना उसमें लाइब्रेरी या पैकेजेस, तो वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में वो इंस्टॉल होगा, ना कि आपके लैपटॉप में. तो आपका जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा. अब शुरू में मैंने हल्का सा बताया था कि जब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आपको सब ऑप्शन है. आर स्टूडियो है, ये सब भी. ऑरेंज भी एक बहुत अच्छा टूल है, बट विल नॉट टॉक अबाउट इट. डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक किसी ने एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था स्पाइडर यूज कर सकते हैं कि नहीं. डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पाइडर का जो कह सकते हैं कि जो GUI है और आर स्टूडियो का लगभग एक ही जैसा दिखता है. लेकिन हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे जुपिटर नोटबुक.
पे। जैसे ही हम इसको लॉन्च करेंगे, ये लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल होस्ट में ये सीधे आपको खुलेगा, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वहां आपको डायरेक्टली लेकर के ये जाएगा। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता है नहीं, और ये खुलेगा। फिर आप उससे आप डायरेक्टली अपने जो भी जिस फोल्डर में भी आप काम कर रहे हैं उस फोल्डर तक आप जाएंगे, देन यू विल स्टार्ट डूइंग। सो फॉर एग्जांपल, यदि आपको शुरू करना है, आप जाइएगा न्यू पे, पाइथन 3 क्लिक कीजिएगा, और यहाँ आपका जो है जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। अब जो भी आप एल्गोरिथम लिखिएगा या जो भी काम कीजिएगा, यहाँ आप करते जाइएगा। हम लोग का नोटबुक ऑलरेडी ओपन है। सो लेट्स क्लोज इट, लेट्स गो बैक हियर। तो ये हो गया ये 3 इंपॉर्टेंट जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं। अब जब टूल हमारे पास आ गया है, देन वी विल स्टार्ट प्रोसीडिंग फर्दर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब भी हम कल हम लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी, उसमें यश नाम का एक लड़का था जो रिसर्च करना चाहता था। तो हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, किस तरह के प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो लैब वर्क शुरू होगा, जो हम प्रोजेक्ट एक तरह से मान के चलिए यही आपका प्रोजेक्ट भी होगा। सो बी फोकस्ड। तो सबसे पहले होता है कि हम कौन सा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मुझे याद है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप या कंप्यूटर एक्सेस अभी नहीं है, तो मैंने इस तरह से एग्जाम्पल को सेट किया है कि आप जो है बिना लैपटॉप के भी, यदि सेलफोन पर भी देखते हैं, आपको थोड़ी सी अलग से मशक्कत करनी होगी कि आप पेन से सारा कोड अब लिख पाइएगा। तो उसमें क्या होगा कि जिनके पास एक्सेस है लैपटॉप का, वो लैपटॉप पे कर पाएंगे, और आप जो आपको पेन से आप लिख पाएंगे नोट पे, और वही आप मुझसे शेयर करेंगे एज ए प्रोजेक्ट। तो उससे आप अपने आप को पीछे नहीं फील करेंगे। मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर तरीका है, जब हम लिखते हैं तो याद ही हो जाता है लिखते लिखते। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, द टर्म डिपॉजिट इन अ पोर्टुगीज बैंक। ये पोर्टुगीज बैंक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उस बैंक में जो है टर्म डिपॉजिट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो वहां के अथॉरिटी ये चाह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि लोगों में टर्म डिपॉजिट को जो है बढ़ावा देने के लिए कैंपेन किया, और कैंपेन जो है टेलीफोनिक किया उन्होंने। और कैंपेन करने के बाद वो ये जानना चाह रहे थे कि जितने भी लोगों को अप्रोच किया गया उसमें कितने लोग टर्म डिपॉजिट के लिए सब्सक्राइब करेंगे, वेदर दे विल सब्सक्राइब और दे विल नॉट। तो ये वो करना चाह रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लोगों ने अप्रोच किया, वो सारे इनके सब्जेक्ट्स हो गए, डेटा पॉइंट्स हो गए। उनका जो भी सर्वे होता है, हम लोग बैंक जाते हैं, बैंक में फॉर्म भरते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन वहाँ कैप्चर हो गया। यहाँ इन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे होंगे उसके रिस्पॉन्स में जितने भी डेटा पॉइंट्स आए होंगे इन्होंने कैप्चर किया, और फिर कैप्चर करके कहीं पे स्टोर किया। यहाँ दूसरा जो है, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करूंगा, वो है डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्शन है मशीन लर्निंग में ग्लोबली एक रिपोजिटरी है, ऐसे बहुत सारे रिपोजिटरी हैं, मैं ज्यादा दे करके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटा रिपोजिटरी फॉर मशीन लर्निंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन का है, और मैं आपको वो दिखाना भी चाहूंगा। आप जैसे यहाँ आ गए, ठीक। अब व्यू ऑल डेटा सेट में आप जाएंगे, यहाँ आपको 557 डेटा सेट्स है। अब आपके चॉइस के हिसाब से है कि आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, रिग्रेशन पे काम कर रहे हैं, क्लस्टरिंग पे काम कर रहे हैं, या अदर।
फिर उसके अलावे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो डोमेन है, लाइफ साइंसेज में आप काम करना चाह रहे हैं, फिजिकल साइंसेज में है, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, एंड सो ऑन। तो कोई भी मॉडल डेवलप करने के लिए डेटा का होना, अच्छे क्वालिटी का डेटा और रियल वर्ल्ड डेटा का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो, और वो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऐसा रिपोजिटरी है जहां पर कि एक्चुअल डेटा आपको अवेलेबल है, ये सारा रियल डेटा है, कोई सिंथेसाइज्ड डेटा नहीं है। और इसमें से आप अपने पसंद का कोई भी जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ सारा डिटेल दिया होगा, डेटा किस टाइप का है और पर्टिकुलर किस पर्पस के हिसाब से वो डेटा बेस्ट सूटेड है, जो उसमें वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट हैं, ये किस तरह के हैं, डाइवर्स हैं, कैटेगोरिकल हैं, इंटीजर है, रियल नंबर है, कितने इंस्टेंसेस हैं, यानी कितना डेटा पॉइंट है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डेटा हमारा है जो हम यूज करने वाले हैं, टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हो गए और वो डेटा कब कलेक्ट किया गया था। यदि आप प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो ओल्ड डेटा भी ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई रिसेंट डेटा जो है, अच्छा ये उल्टा, रिसेंट डेटा यूज करके, हाँ 2020 का डेटा है हमारे पास, रिसेंट डेटा यूज करके आप कोई नया टेक्निक लगा करके पब्लिश भी करना चाहते हैं, देन यू कैन आल्सो यूज, यू सी हियर राइट, 2020 का भी डेटा यहाँ पे ढेर सारा डेटा है अवेलेबल, देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक रिपोजिटरी है जो हम लोग वहीं से ये डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है। ये मैंने इसलिए भी यूज किया ताकि बाद में यदि आप इस डेटा के बारे में और जानना चाहेंगे तो वहां से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी आपकी कम होगी। और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट करेंगे ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। सो डेटा कलेक्शन, so we went to that website, we collected the required data that we wanted, हम लोगों ने उसको डाउनलोड किया। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि डेटा बहुत अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर हो सकते हैं। आज के डेट में डेटा इतना ज्यादा है कि, और बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट में है। हम लोग जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो या तो CSV हो गया या एक्सेल हो गया। जेसन इज अनदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो भी टाइप है वो है। मैक्सिमम इंडस्ट्री में जो डेटा है वो जेसन के फॉर्मेट में आना शुरू हो गया है। HTML सब लोग जानते हैं जो वेब पेजेस होते हैं, फिर XML है, फिर इमेजेस हो गया, ये PDF डॉक्यूमेंट हो गया। बट हमारा जो डेटा है वो CSV फॉर्मेट में है, दैट वी विल यूज। सो नाउ इट कम्स टू डेटा इंजेक्शन। तो डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब कैसे हम डेटा इंजेस्ट करेंगे। सो लेट्स गो टू द, हम अपने अब लैब पे आते हैं। ये मैंने अभी शुरू ही किया है, तो जस्ट मैंने ब्रीफली यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मशीन लर्निंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ये एग्जांपल जस्ट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया ही कि पोर्टुगीज बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो वो चाहते हैं कस्टमर्स को क्लासिफाई करना कि वेदर दे विल subscribe for term deposit or not. So basically we are dealing with binary data. हम लोग binary data के लिए की बात कर रहे हैं। We are talking about logistic regression, logistic regression की बात कर रहे हैं, और logistic regression में भी हम लोग बात कर रहे हैं binary logistic regression की। तो जैसे ही हमारे पास डेटा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा को समझना। और डेटा को समझने के लिए आपको यूजुअली क्या होता है, यदि आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि हर एक जो वेरिएबल है उसका क्या मीनिंग है। यदि आप डेटा और किस तरह का आप इंफॉर्मेशन, किस टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप सेकेंडरी डेटा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, तो मे बी आपको पता नहीं हो, आप हर एक चीज से नहीं फेमिलियर होइएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये तो चलिए ठीक है, एज जॉब ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात हो रही है। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्यूरेशन दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डेटा डिक्शनरी जो डेटा के बारे में, एक एक वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। यदि वो अवेलेबल है
तो हम डेटा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम इस डेटा में क्या देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमारे पास जो टोटल 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। उसमें एज है, जॉब है और बाकी सारी चीजें हैं, और पैरेंथेसिस में दिया हुआ है कि डेटा किस तरह से कैप्चर किया गया था। एज डेफिनेटली एक्चुअल एज कैप्चर किया गया है, इसलिए वो न्यूमेरिक दिख रहा है। फिर जॉब में डिफरेंट लेवल्स बनाया गया था, जैसे मैंने सर्वे किया था मनेर में, तो मैंने भी जॉब का एक अलग से लेवल बनाया हुआ था, जैसे मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। अच्छा वो आ गया है, मैं बताता हूँ। तो इस तरह से हम जितने भी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह का वो डेटा टाइप है। देन वी नो कि हमारा जो रिस्पॉन्स है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है या आउटकम है, जो इस पूरे डेटाबेस में y के फॉर्म में लिखा हुआ है, हैज द क्लाइंट सब्सक्राइब द टर्म डिपॉजिट और नॉट, वो बाइनरी है, 1 एंड 0 उसमें दिया गया है। 1 यदि yes था तो उसको 1 कोड किया गया, और नो था तो उसको 0 कोड किया गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, I'm moving forward then. तो अब हमारे पास डेटा हमने CSV में उसको जो है डाउनलोड करके रख लिया है। वो डेटा हमारा यहाँ CSV में banking.csv के नाम से यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब बात आती है कि हम डेटा इंजेक्शन की हम बात करें। डेटा इंजेक्शन, डेटा इंजेक्शन का मतलब है कि हम डेटा को कॉल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्रोग्राम के थ्रू। चूंकि हमारा डेटा स्टोर्ड है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको प्रोग्राम के थ्रू हम उसको कॉल कर रहे हैं ताकि हम उस डेटा को यहाँ पे यूज कर सकें जो भी फर्दर एनालिसिस होगा। नाउ अनदर important step, since we are developing a machine learning model, since we are using a Python programming, since we are using Jupyter Notebook, तो हमको तो मालूम है कि ये टूल हम लोग यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए, लेकिन टूल में फिर बहुत तरह के टूल्स होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज प्रोसेस करते हो, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मशीन अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीन लगा हुआ है। हम लोग ने रेसिपी की बात की थी, रेसिपी बनाने के लिए भी छोटी सी मिर्च काटने के लिए अलग तरह की चाकू होती है, बड़े बड़े आकार की सब्जी को काटने के लिए बड़े आकार की चाकू होती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक काम के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के टूल होते हैं। Here we are playing with data, तो यहाँ पे हम लोग उसको पैकेजेस कहते हैं, पैकेजेस या लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, या मॉड्यूल भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो हमने यहाँ पे 7 अलग अलग तरह के मॉड्यूल को हमने यहाँ पे यूज किया है। हम स्टार्ट करते हैं, और ये दीज आर द मोस्ट यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और यही कारण है कि ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यदि ये सारे मॉड्यूल के बारे में आपको जानकारी होगी ना, इससे बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगले 1 साल एटलीस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पांडास, और थोड़ा एक माइंडसेट चेंज करने के लिए आप देखेंगे एनाकोंडा, पाइथन, जुपिटर, ठीक है। तो आपको इसी तरह के विचित्र नाम सुनने को मिलेंगे, या तो वो एनिमल्स के नाम पे होंगे, या किसी प्लैनेट के नाम पे होंगे, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो रियल लाइफ में वो आपको मिलता जुलता मिलेगा। तो पैंडास हम लोग जानते हैं, बट वो उस पैंडा की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। पैंडास का क्या काम होता है कि यह एक पावरफुल पाइथन डेटा एनालिसिस टूल किट है। यदि आपको याद होगा, हम लोगों ने कल बात की थी ये सारे स्टेप्स करने होते हैं हम लोगों को मॉडल डेवलपमेंट करने के लिए। डेटा प्री प्रोसेसिंग करना होता है, यानी कि डेटा एनालाइज करना होता है, फिर मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करना होता है, डेटा विजुअलाइज करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज करने के लिए ही हमको इसके स्पेसिफिक टूल्स की आवश्यकता है।
सो पांडास वो डेटा एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी है, पैकेज है ये, जो मशीन लर्निंग में हम लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्री लेवल की भी बात मैं कर रहा हूँ। फिर दूसरा आता है नंपाई। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो सारा हम नंपाई को यूज करते हैं। फिर आता है साइकिक लर्न, जिसको हम एसके लर्न भी करते हैं। दिस यू शुड नो दैट दिस इज द वन फॉर मशीन लर्निंग। जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं या जो भी आप उसमें मॉडल डेवलप करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, वो एसके लर्न में ही वो सारा कुछ है। तो उसको तो अच्छे से आपको समझना ही होगा, जानना ही होगा। Then we call matplotlib. मैटप्लॉट, प्लॉट बहुत ही क्लियर है। प्लॉट का मतलब है कि हम विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। और फिर आता है सी बॉन्ड। सी बॉन्ड को बहुत ही एस्थेटिक रूप से ब्यूटीफुल माना जाता है कि जब हम डेटा विजुअलाइज करते हैं, कोई भी चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो उसके लिए हम सी बॉन्ड करते हैं। देन आता है LM बी लर्न, सॉरी IMB लर्न, इम्बैलेंस लर्न। मैंने कल बात की थी कि डेटा जब इम्बैलेंस्ड होता है, एक तरफ पलड़ा ज्यादा है और कम है, यानी एक तरफ सैंपल ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो वो डेटा इम्बैलेंस्ड होता है। इम्बैलेंस डेटा में यदि हम मॉडल डेवलप करेंगे तो हमारा मॉडल सही नहीं होगा, वो एक ही तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा। इसलिए ये जो लाइब्रेरी है IMB इम्बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म हो गया लर्न, वो इम्बैलेंस डेटा हैंडल करने में हेल्प करता है। And then finally we have stats models. मैंने ये भी बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को दोनों तरह से हम डेवलप करते हैं। एक होता है स्टैट मॉडल, जहां हमको डायरेक्ट आउटकम जो दिखता है वो होता है ऑड्स रेशियो, फिर उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं। मशीन लर्निंग का जो आउटकम होता है वो डिफरेंट होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि रिजल्ट अलग अलग होगा। ये जस्ट अप्रोच है कि स्टैटिस्टिकल मॉडल है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है। डिफरेंस यही होता है कि हम स्टैटिस्टिकल मॉडल में ट्रेनिंग मशीन को हम ट्रेन नहीं करते हैं, और मशीन लर्निंग में हम मशीन को ट्रेन करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस जो है मोरलेस सेम ही होता है। मैंने यहाँ सारे के मैंने वेबसाइट दिए हुए हैं लिंक, और ये मैं शेयर करूंगा आज आप लोगों से। आप लोगों के इसको इस वेबसाइट पे जाकर के थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और इकट्ठा करनी है, ताकि आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाए अपने हिसाब से। और एक चीज मैं एक लाइन यहाँ और कहना चाहूंगा, हर चीज को समझने का अलग अलग तरीका होता है। आप मेरे हिसाब से समझे कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से समझे वो ज्यादा जरूरी है। सो यू ट्राई टू कनेक्ट योर थॉट प्रोसेस वॉट एवर यू नो, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, रिलेट करके यदि आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे बहुत पुरानी बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, रे बका भागु जोग, फिर विवजियोर है, तो ये ऐसा नहीं था कि शुरू से ही बना हुआ था। बेनिया पिनाला, तो ये सब हम ही लोगों ने डिस्कवर किया है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। उसी तरह से जब भी कोई नया टर्म आए, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर टॉपिक, आप या फिर आप जो नॉर्मली आप जानते हैं उस हिसाब से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा वो समझना। So all 7 packages or libraries we need it. तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इस प्रोग्राम में उन सभी को बुलाना होगा, इकट्ठा करना होगा। We need all those libraries. So when we need them, हम उसको import करते हैं, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट करना शुरू किया, हमने इंपोर्ट पांडास किया। और पांडा चूंकि लंबा नाम है, तो ये ट्रेडिशन है पाइथन में कि उसको 2 अल्फाबेट में या 3 अल्फाबेट में शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं और फर्दर उसको कैरी करते हैं। तो हमने पांडास को जो है इंपोर्ट किया पीडी के नाम से। अब हम आगे जब भी हम पांडा को कॉल करेंगे ना, तो पीडी ही यूज करेंगे। फिर हमने नंपाई किया, फिर हमने एसके लर्न किया। सिमिलरली हमने बाकी जितने भी लाइब्रेरीज हैं सबको हम लोगों ने कॉल किया। और कॉल करने के बाद मैं चूंकि इसको ऑलरेडी रन कर चुका हूं, फिर भी मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। चलो ये
इट विल टेक सम टाइम। यहाँ किया शिफ्ट और एंटर आप दबाएंगे या फिर यहाँ रन दबाएंगे तो ये प्रोसेस होगा। अच्छा, थोड़ा सा टाइम इस पे भी देखेंगे। जितने भी यहाँ ऊपर में आपको जो टूल्स दिखेंगे ना, ऑप्शंस, ये मोर और लेस बहुत ही फेमिलियर होते हैं जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं। फाइल है तो फाइल इसको कहाँ सेव करना है, एडिट है तो एडिट का ऑप्शंस क्या है, और इसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है रन, एग्जीक्यूट करने के लिए। और उसके बाद यदि सेल को ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे करना है, एक एडिशनल सेल ऐड करना है तो यहाँ प्लस कर दिए, ऐड गलती से हो गया उसको हम डिलीट कर दिए। इस तरह से धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ यू रन इट। आप देखेंगे यहाँ स्टार आ गया और यहाँ देखेंगे ये डमरू की तरह ये घूम रहा है, दैट मीन्स इट्स प्रोसेसिंग। और वो जब एक ही बार सबको भी कर सकते हैं यदि आपका मशीन स्ट्रांग है, नेटवर्क अच्छा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इफ नॉट देन यू डू वन बाय वन। तो जब तक ये जो है डमरू घूमना, या फिर इसको आप एक्चुअली में देख सकते हैं जो टाइम मशीन नहीं होता है सैंड वाला, उस तरह से है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, स्टार मार्क्स यहाँ से चला नहीं जाता है, इट मीन्स इट्स स्टिल प्रोसेसिंग। सो लेट इट प्रोसेस। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है प्रोसेस। अब हमने सारा का सारा जितने भी लाइब्रेरीज हैं हमारे उसको हमने कॉल कर लिया। नाउ डेटा इंजेक्शन का जो पार्ट है, जब वो कॉल हो गया तो सबसे पहले जो CSV फाइल हमने स्टोर करके, अब देखिए यहाँ पे वो डमरू गायब हो गया और ये स्टार भी यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि अब ये हम ये सबको कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसके लिए क्या हुआ कि हम इस फाइल को यहाँ रीड करना चाहते हैं। तो पांडा जो है वो डेटा एनालिसिस में काम करता है और पांडा ही CSV फाइल रीड करेगा। तो पांडा को हमने इंपोर्ट किया PD के नाम से, और उसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो डॉट के बाद अपने आप वो डिस्प्ले होना शुरू करेंगे और आप उसको कॉल करेंगे। तो PD डॉट रीड CSV बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हमने पैरेंथेसिस में जो है उस फाइल का नाम दिया इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको हमने बंद किया। और हेडर चूंकि इसमें है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसमें अभी तो नहीं, बाद में अब जब काम करेंगे प्रोफेशनली, बिना हेडर के भी डेटा आपको मिलेगा बहुत जगह, लेकिन यहाँ हेडर है तो हमने हेडर को 0 मान करके यहाँ पे रखा है। सो वी सी हियर, राइट। और हम इसको एक नाम दे देते हैं। हम बैंकिंग भी रख सकते हैं, बट चलिए हमने डेटा नाम दिया, यानी कि हमने एक फ्रेम क्रिएट किया, डेटा फ्रेम, जहां कि हम उस CSV फाइल को कॉल करते हैं और अब उसी डेटा फ्रेम को हम फर्दर आगे यूज करेंगे हर एक तरह के एनालिसिस के लिए। यहाँ हमने देखा, इसको कॉल किया तो देखा कि 41,188 डेटा पॉइंट्स हैं और 21 जो है टोटल इसमें फीचर्स है। याद होगा 20 इंडिपेंडेंट था जो हम लोगों ने देखा था, और एक जो है वो डिपेंडेंट है जो यहाँ पर है y। तो ये डेटा अब हमारा इसमें जुपिटर नोटबुक में आ गया। अब इसके साथ जो भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं। हम फिर चेक करते हैं डेटा को। तो डेटा डॉट यदि हेड करते हैं तो हेड का मतलब है कि टॉप 4-5 जो है रोज वो दिखाएगा कि डेटा कैसा आपका दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे करके देखा, अब आपको दिख रहा है। ये जो पहला जो कॉलम है ये बस एक तरह से वो इंडेक्स के रूप में यूज होता है, बट इसका यूज एनालिसिस में हम नहीं करते हैं। यहाँ से देखेंगे एज से शुरू हो रहा है एंड यू हैव 72 कॉलम्स। तो यहाँ आकर के हमारा जो है डेटा इंजेक्शन का काम खत्म होता है। डेटा इंजेक्शन में मेन है कि हम सक्सेसफुली डेटा को लोड किए और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि टोटल डेटा कितना है, और वो हम सक्सेसफुली यहाँ पर लाते हैं या ला पाए हैं या नहीं ला पाए हैं।
यहाँ हमारा डेटा इंजेक्शन का काम खत्म होता है। एनी क्वेश्चन सो फार? चैट बॉक्स में देख सकते हैं सुशांत, बच्चों ने कुछ क्वेश्चन शेयर किए। ओके, हाँ, डेटा को कहाँ से लोड करेंगे, ठीक है। यहाँ जब हमने लॉन्च किया ना डेटा के लिए, तो ये ओपन करेगा हमारा एक लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट आपके मशीन का लोकल होस्ट है। तो जैसे आप जहां पर भी आपने जिस भी फोल्डर में आपने स्टोर किया है ना, जैसे मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में है, फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा सुशांत अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स है, देन फाइनली ही आता है यहाँ इन कॉलेज वर्क ट्रेनिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो फाइनली मैं उस फोल्डर में आता हूँ जहां पे मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो डेटा सेव करके पहले से रखा हुआ है। banking.csv है, यहाँ पे देखिएगा banking.csv है, मैं इसी फोल्डर को कॉल कर रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ इसी फोल्डर को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ एनालिसिस, यहाँ मेरा banking.csv फाइल भी है डेटा का, और जो हम जुपिटर नोटबुक हम ये कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन होता है .ipynb, पाइथन का होता है .py। तो ये हमको बस ध्यान में रखना है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। यस, मशीन लर्निंग, नॉट मशीन लर्निंग, हाँ, डाउनलोडेड एनाकोंडा 3, हाँ ठीक है, 3.8 होगा वो, पाइथन बेस्ड, सही है। मशीन लर्निंग रिपोजिटरीज लाइब्रेरी ऑफ डेटा सेट, मशीन लर्निंग रिपोजिटरी ऑफ द UCI, करेक्ट, वो डेटा का रिपोजिटरी है जो मैंने यहाँ आपको दिखाया भी है। विभिन्न तरह के डेटा आपको यहाँ पे मिलेंगे। डेटा एक कंप्यूटर में अपलोड किया तो मैं कहीं भी अदर कंप्यूटर में देख सकता हूँ, अदर कंप्यूटर में देख सकते हैं यदि आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है तभी, नहीं तो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं आप देख पाइएगा। हाँ, आपका जुपिटर वेब ब्राउजर में कैसे खुला, वो यहाँ से खुलेगा जब आप एनाकोंडा आप करेंगे ना, एक सेकेंड, मैंने एनाकोंडा यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, टाइम बहुत कम है। रिकॉर्डिंग तो शेयर होगी सुशांत, आपने इसको डिस्कस किया है, ये तो बच्चे देख लेंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल। हाँ, चूंकि टाइम लिमिटेड है हम लोग के पास, आप बता तो चुके हैं और ये इंफॉर्मेशन, हाँ मैं पहले बोल चुका हूँ, तो आप एक बार देख लेंगे उसको। Okay, so we are done with ingestion. Now we are talking about data pre-processing, which is another important step. Data जब भी collect होता है, तो data collection is always prone to error. वो हर हमेशा error के से susceptible होता है, वो prone होता है वो। तो उसमें बहुत तरह के challenges हो सकते हैं। जो common challenges हम लोग देखते हैं, वो response में inconsistencies हो सकती है। रिस्पॉन्सेज में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मेजरमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। फिर जो हम जब कोड करते हैं, तो कोड करने में यदि हम मेल 0 रखें, फीमेल 1 रखें, तो कभी हम 1 की जगह 0 डाल देंगे, 0 की जगह 1 डाल देंगे, या हमारा कोडिंग भी गलत हो सकता है। फिर जो ह्यूमन एरर होता है वो होता है एरर इन डेटा एंट्री। इफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर डेटा फ्रॉम अ क्वेश्चनर टू लैपटॉप, मान लो कि आप एक्सेल शीट में आप उसको एंटर कर रहे हो, तो हो सकता है कि टाइड हो गए या ह्यूमन एरर है,
तो ठीक से नहीं देखा, वहां एरर हो सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आउटलायर्स जो हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी इस पे, और मिसिंग वैल्यूज, ये दोनों चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे डेटा में। और यही कारण है कि वर्ल्ड वाइड 70% टाइम जो है डेटा साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ यही डेटा प्री प्रोसेसिंग में स्पेंड करते हैं। बहुत ही टीडियस वर्क होता है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। तो आउटलायर्स एंड मिसिंग वैल्यूज पे हम थोड़ी सी बात करें। आउटलायर्स कैसे हो सकता है, ये हम लोगों ने कल देखा था। मिसिंग वैल्यूज कैसे हो सकता है, इसका भी एग्जांपल दिया था। किसी ने मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं उस क्वेश्चन को अवॉइड करूंगा डेफिनेटली। मैंने उसका आंसर नहीं दिया तो वहां पे वो डेटा अवेलेबल होगा ही नहीं। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं डेटा नहीं अवेलेबल होने के, और वो फिर मॉडल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो। मैं इसको क्विकली से टच कर रहा हूं ताकि आपके पास एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हर एक छोटा छोटा टॉपिक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, आउटलायर ट्रीटमेंट का, मिसिंग डेटा हैंडलिंग का। तो जब भी आउटलायर्स होते हैं हमारे डेटा में, डिपेंड करता है हम कैसे डेटा को हम यूज कर रहे हैं, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हर आउटलायर जो है वो नेगेटिव ही हो, वो भी सही नहीं है। तो नॉर्मली हम आउटलायर ट्रीटमेंट करने के लिए हम जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, और जी स्कोर को एक स्पेसिफिक रेंज में हम लोग लाते हैं, या फिर हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। जो टॉप बॉटम का जो है आउटलायर्स, उसको ट्रिम कर दिए। विंसोराइजेशन एक प्रोसेस है जो हम लोग यूज करते हैं कि जो हाईएस्ट, जो टॉप जो एकदम आउटलायर है टॉप, उसको क्या करते हैं, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर है, उसमें हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, अपर बाउंड में भी लोअर बाउंड में भी। फिर जरूरत होती है तो हम डेटा को नॉन लीनियर या लीनियर ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी दिखेगा, और हमारा जो है मॉडल वो सही ढंग से काम भी करेगा। फिर आती है बात मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट पे। मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट अपने आप में इट्स ह्यूज। मैंने यहाँ सिर्फ 3 दिया है आपको, इसके अंदर में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और अब हम लोग एडवांस लेवल में चल रहे हैं। मिसिंग डेटा में जो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, और कभी बाद में आप जब जॉब के लिए तैयारी करिएगा और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि यदि आपके डेटा में 5% डेटा जो है मिसिंग है, व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप? तो उसको डिलीट करेंगे या फिर उसको क्या करेंगे? तो वो क्वेश्चन उस तरह के आते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉमन प्रैक्टिस है, यदि बहुत स्मॉल नंबर 4-5 या 1% है, तो हम सोच समझ करके हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर डिलीट करने के भी कई तरीके हैं कि हम कैसे उसको डिलीट करेंगे। देन आता है कि वी कैन डू इम्प्यूटेशन, सिंपल इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि जहां डेटा मिसिंग है, उस मिसिंग को हम किसी दूसरे डेटा से फिल करेंगे। अब वो दूसरा डेटा क्या होगा, वो डिपेंड कर सकता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा हो, या हम एवरेज ले लें। यदि वो कंटिन्यूअस नंबर है, जैसे एज है या इनकम है, तो उसका हम एवरेज ले लें, या उसका मीन ले लें, या मोड ले लें, उससे हम उसको रिप्लेस करें। इस तरह से भी कई सिंपल इम्प्यूटेशन के तरीके होते हैं, जिससे कि हम डेटा लूज नहीं करते हैं, मिसिंग डेटा को इम्प्यूट कर देते हैं। फिर बात आती है जो भी एडवांस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, मॉडल बेस्ड इम्प्यूटेशन। वी प्रिडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज, कि हम उस मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं और उस प्रिडिक्टेड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा डेटा बचा भी रह गया, कहीं पे हम लूज भी नहीं किए डेटा, और फिर हम वो हमारा ऑथेंटिक भी है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर जो है एक्सेप्टेड मेथड को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग में ये सारा काम हम लोग करते हैं। फॉर्चुनेटली हम लोग का जो डेटा है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस तरह का नहीं हम लोग को मिला। सो हम लोगों ने वी चेक इट
कि क्या डेटा में कोई नल वैल्यू भी है। सो डेटा, चूंकि हमारा डेटा है जिसमें हमने डेटा फ्रेमवर्क है, डॉट इज नल, सिंपल यू आर आस्किंग क्वेश्चन, डेटा में कुछ नल भी है, नल वैल्यूज भी है, तो डेटा डॉट इज नल, और फिर पैरेंथेसिस हम लोगों ने दिया, फॉल्स का मतलब है कि नहीं है, ट्रू होगा तो वो ट्रू कहीं ना कहीं दिख जाएगा, यदि ट्रू होगा देन यू कैन ऑल्सो काउंट इट, काउंट कर लोगे, डेटा डॉट इज नल डॉट सम का मतलब हर एक कहीं पर भी होगा तो वो काउंट करके दे देगा, और इन सब चीजों पर थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपके जो है जहन में आता चला जाएगा। यदि NA है देन इधर वी कैन ड्रॉप और वी कैन इम्प्यूट, ये सब मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बाकी कमांड्स बस यूं ही है थोड़ा बहुत चेक करने के लिए। जैसे हम ये भी देखते हैं कि कुछ खास इस तरह के वेरिएबल हैं जिनके मल्टीपल कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की आप देखिए इतने सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इतने सारे कैटेगरीज हैं, तो इतने सारे कैटेगरीज को लेकर के यदि हम मॉडल बनाएंगे तो वो उतना यूजफुल नहीं हो पाएगा हमारा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उस कैटेगरी को हम रीग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा लगता है मैंने कहीं उसको मैंने बना करके फिर नहीं, हाँ यहाँ पे आएगा ये बाद में। ओके, तो चूंकि बहुत सारे कैटेगरीज हैं तो हमने क्या किया कि उसको ग्रुप करके नंबर ऑफ कैटेगरीज को कम कर दिया ताकि हम उसको बेहतर ढंग से मॉडल हम कर सकें। तो इसी तरह से अलग अलग ढंग से आप एक्सप्लोर करेंगे और आउटलायर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आप जो है मिसिंग डेटा इंप्यूट करेंगे, देन आपका डेटा अब जो है कंप्लीट है, अब आप फर्दर उसमें आगे आप काम कर सकते हैं। Now we also talk about, we have only 9 minutes, descriptive analysis. So descriptive analysis में एक ने क्वेश्चन किया था कि क्या क्या करते हैं हम, तो मैंने उसमें भी ग्रुप में भी डाला था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे तो ये आप लोग को मिलेगा ही। कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस डेटा है तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितना है, फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है। यदि कैटेगोरिकल डेटा है देन वी कैन डू बार चार्ट, बार चार्ट हम बना सकते हैं जो हम लोगों ने वहां पे बनाया हुआ है। कंटिन्यूअस डेटा है तो हिस्टोग्राम से चेक कर सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, वो पूरा हमको पता चल जाएगा। फिर बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट पे, जरूरी नहीं है ये सब आप करें, ये डिपेंड करता है आप ये सब इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि नहीं। दिस इज जस्ट प्रिस्क्रिप्टिव सजेस्टिव, ये सजेशन है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आप ये सारी चीजें जो है टेस्ट जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब तो खैर बेसिक है, वो करना ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन करना होगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अब आती है बात, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये SNS है, ये जो हम लोगों ने सी बॉन्ड जो किया था ना इंपोर्ट, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के लिए। अब मैंने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है जिससे आप जा करके कलर चेंज कर सकते हैं। सो नाउ इट्स योर टाइम टू प्ले विद इट। ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी तरीके का डिस्क्रिप्टिव करना है हम लोगों ने यहाँ पे किया। दिस इज ऑल हैपनिंग, और ये मैं आपसे शेयर करूंगा आज, तो आपके पास होगा। नाउ इट कम्स टू फीचर इंजीनियरिंग, जो कल मैंने बताया था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर इंजीनियरिंग का मैं सबसे बेसिक चीज आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं। मैं फीचर इंजीनियरिंग ऐसे बहुत ही एडवांस्ड है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डेटा है, ठीक है, और हम उस एरिया के बारे में हम जानते हैं,
तो हम क्या करेंगे कि हम उस एरिया के बारे में, मान लीजिए हमने डेटा को प्लॉट किया एक मैप पे, और मैप पे प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि जिस एरिया में डेटा का जो हम लोगों ने कलेक्शन किया है, मैं जैसे एक एग्जांपल दूंगा आर्सेनिक को लेकर के। जब हम लोग आर्सेनिक जहाँ पे डेटा सैंपल कलेक्ट करते थे, तो मोस्टली जो होता था वो नदी के किनारे का एरिया होता था जहाँ आर्सेनिक ज्यादा पाया जाता था। तो नदी का तो हम लोग, रिवर का कोई सैंपल कलेक्ट करते नहीं थे, या हम लोग बस एक ऑब्जर्वेशन था वो। तो बाद में जब उसको मैप पे प्लॉट किए, तब हम लोगों ने रिवर से क्या डिस्टेंस मैटर करता है कि नहीं करता है, तब वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो वो जो डिस्टेंस जो हमारा प्राइमरी कलेक्शन नहीं था, ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के बेसिस पे हमने एक नया फीचर ऐड किया, दैट इज व्हाट वी कॉल फीचर इंजीनियरिंग। उसके लिए हमारे पास डोमेन नॉलेज होना जरूरी है, उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो दैट इज एक्चुअल फीचर इंजीनियरिंग। यहाँ जो एग्जांपल हमारे पास है, हम एडुकेशन एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। एडुकेशन के बहुत सारे कैटेगरीज थे। मान लीजिए कि एडुकेशन एक ही वेरिएबल है जिसमें ये सब ऑप्शंस हैं। हमने पूछा कि किसी से पूछा जो सर्वे ले रहे हैं कि आपका एडुकेशन लेवल क्या है, वो इसमें से किसी एक में टिक मार्क करेंगे। अब क्या होता है कि इसमें टिक मार्क कर देंगे, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, और इतने सारे कैटेगरी हैं, ये डेटा में जो है वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में स्पार्सिटी कहते हैं। तो और पूरा हमारा रिस्पॉन्स है, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो है मॉडल को इम्पैक्ट करेगा। तब हम क्या करते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट फीचर बना देते हैं हम। इलिटरेट अब इंडिपेंडेंट एक फीचर हो गया, इसको हम कोड कर दिए 0-1। अब कोई बोला कि हाँ हम जो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, तो उस पर्टिकुलर सैंपल में यूनिवर्सिटी में 1 होगा और बाकी सब में 0-0-0-0 होगा। तो इस तरह से हमने एक फीचर से, एक वेरिएबल से इतने सारे फीचर्स बना दिए। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। सिमिलरली फॉर जॉब बहुत सारी कैटेगरी है, और इसमें आप एक ही ऑप्शन लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे आपका ऑक्यूपेशन हो गया स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट में टिक किया, बाकी सब तो ब्लैंक रह गया। तो स्टूडेंट बिकेम एन इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट फीचर। यहाँ पे एक अलग फीचर वो बन गया, उसके साथ साथ ये बाकी भी हो गए। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसमें स्टूडेंट में 1 आएगा, यस आई एम स्टूडेंट, और बाकी सब में 0-0-0-0 आएगा। तो इस तरह से हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। अब वाओ, वी आर राइट ऑन टाइम। और कैसे करते हैं वो यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग में दिया हुआ है। और जब वो आप करेंगे तो आपको याद होगा शुरू में हमारे पास मात्र 21 फीचर्स थे, और अब वो फीचर्स जो है बढ़ करके 62 हो गए हैं। तो 62 इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारा जो है फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे फीचर्स जो है इंडिपेंडेंट फीचर हो गए हैं। उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये भी करते हैं, जैसे फीचर इंजीनियरिंग तो बोलते ही हैं, और ये भी बोलते हैं कि डमी वेरिएबल क्रिएट करना। तो वो सारे डमी वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पे। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग ओवर सैम्पलिंग नेक्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे। वी आर राइट ऑन टाइम, क्योंकि वो सैम्पलिंग भी थोड़ा सा बताना ज्यादा जरूरी है। तो आई बिलीव कि वी हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग टुडे। प्रीप्रोसेसिंग, descriptive, feature selection. Let me give you quick 2 मिनट हमारे पास काफी हो गए। जब फीचर इंजीनियरिंग हो गई, तब अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है मॉडल डेवलपमेंट का, और उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इज फीचर सिलेक्शन। कि किस फीचर, अब 62 फीचर्स हो गए हैं आपके पास, कौन सा हम सेलेक्ट करें, कौन सा करें। अब इसमें कई तरीके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मेजर जो है कैटेगरीज में रखा है, एक फिल्टर बेस्ड
और एक रैपर बेस मेथड्स है। तो फिल्टर बेस में अलग अलग तरीके हैं, रैपर बेस में अलग अलग तरीके हैं, सबके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। स्टैटिस्टिक्स में यही है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। रोहित, आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी फिनिश इट, ठीक है, मुझे ये फिनिश करने दीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो उसमें अलग अलग तरीके हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक बताता हूँ, दिस इज फॉर रेफरेंस। वो टेक्निक है, जब भी आप मॉडल डेवलप करें, यू स्टार्ट विद कोरिलेशन। यदि वो आपका कंटिन्यूअस है, आपका कोरिलेशन जो है पियर्सन हो सकता है या कोई और हो सकता है, उसका मैं चार्ट भी आपसे शेयर करूंगा। यदि डेटा कैटेगरिकल है और कैटेगरिकल डेटा को कैटेगरिकल डेटा के साथ हम कोरिलेशन करेंगे, तो कौन सा हम टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। और कैटेगरिकल डेटा में खास करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम कंटिंजेंसी एनालिसिस कहते हैं उसको, क्रॉस टैब आप एनालिसिस कीजिएगा, वो सबसे बेहतरीन होता है। और क्रॉस टैब एनालिसिस करने के बाद जो जो वेरिएबल्स, जो जो फीचर्स आपको सिग्निफिकेंट मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम कि अभी आप लोगों को पी वैल्यू के बारे में जानकारी है कि नहीं, लेकिन होता क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है, यदि उसका हम लोग अल्फा लेवल सेट करते हैं 0.05 या 0.01 और 0.001, तो मान के चलिए कि हम लोग थोड़ा सा जो है लिबरल हो करके चल रहे हैं, 0.05 हम लोगों ने रखा अल्फा वैल्यू, और यदि पी वैल्यू उससे कम है तो हम उस पर्टिकुलर फीचर को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो उसी तरह से रेस्पॉन्स यानी आउटकम वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोगों ने क्रॉस टैब एनालिसिस किया या कंटीजेंसी एनालिसिस हम लोगों ने किया, और जितने फीचर्स उसमें सिग्निफिकेंट आए हैं, यानी जिनका पी वैल्यू है वो 0.05 से कम है, उन सब को सेलेक्ट करेंगे, बाकी को हम वहां पर छोड़ देंगे। लेकिन हम लोगों के केस में हम लोगों ने एक मेथड यूज किया है, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, जो बहुत ही तरह से जो है बहुत स्ट्रिक्टली डेटा को कंसीडर करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंसीडर करता है, और ओनली द बेस्ट फीचर दैट हैज कंट्रीब्यूशन टू द मॉडल, वो मॉडल रन कर करके फीचर सेलेक्ट करता है। और यहाँ हम लोग कोरिलेशन के बेस पे जो है फीचर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ मॉडल के बेस पे फीचर सेलेक्ट होता है, और तब जाकर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करता है। और उसके बाद जो हमारा जो जितना फीचर्स रिक्वायर्ड था, सिर्फ और सिर्फ हम उतना रखते हैं और बाकी को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फीचर लेकर के हम मॉडल डेवलपमेंट का काम हम लोग शुरू करते हैं। आई थिंक आज के लिए हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और हम लोगों ने जितना तय किया हुआ था उतना हम लोगों ने कंप्लीट भी किया है। और मैं ये नोटबुक भी अभी शेयर करूंगा आपसे, और रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी ही, और फिर बाद में मैं इसका एक बुक भी आप लोगों के लिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ताकि रेफरेंस में आप लोगों के पास हमेशा के लिए रहे, सो दैट यू कैन यूज इट। नाउ आई कैन टेक द क्वेश्चन। The programming. Okay. Will you Program. explain the programming? Yeah. So प्रोग्रामिंग में अभी जितना आप देखिएगा ना, पहले उसको एक बार पढ़िए, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है। यदि वहां पे कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा, देन डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, एंड डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन एक चीज मान करके चलिए कि हम लोग अभी प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं, और मैंने इसलिए भी बहुत सोच समझ करके ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें बहुत कम प्रोग्रामिंग है। जो भी प्रोग्रामिंग है वो ऐसा रिलेवेंट है कि आप उसको पढ़िएगा और पहले ये समझिएगा कि वो कर क्या रहा है, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
और तो कोई क्वेश्चन